हरे कृष्णा। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला, वर्ण संयोजन व वर्ण विच्छेद। जो बच्चे 7वीं, 8वीं, 9वीं या इससे अधिक की कक्षा में पढ़ रहे हैं वो वर्णमाला से परिचित हैं, लेकिन जो बच्चे पहली बार संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए संस्कृत वर्णमाला का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी भाषा को अच्छे से समझने के लिए उसके वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। तो जो 7वीं 8वीं कक्षाएं हैं, 10वीं 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक प्रकार से पुनरावृत्ति है। वो फिर से इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। और जो 6ठी कक्षा के मेरे विद्यार्थी हैं जो अब संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ये विशेष लाभदायक है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, हम बहुत सारे शब्दों को देखते हैं, जैसे अक्षर, पाठशाला, जल, बालक। यदि हम इन शब्दों को देखें तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों? अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। अ, क्ष, रा, प, ठ, श, ज, ल, ब, क। हम देख रहे हैं कि कितने सारे वर्ण हैं और उन वर्णों से मिलकर ये जो शब्द हैं वो बने हुए हैं। तो सबसे पहला वर्ण देखते हैं अ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। अब यदि कोई हमसे कहे कि अ इसे अलग अलग कर दो तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण वह है जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और जब ये वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। जब ये वर्ण, अब इसमें 3 वर्ण आपस में मिले हुए हैं तो एक शब्द बना अक्षर। इसमें 4 मिले हुए हैं तो शब्द बना पाठशाला। और जब यही शब्द आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? वाक्य का निर्माण। तो शब्दों के संयोग से वाक्यों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले होता है वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और जब वर्णों का संयोग होता है तो हम शब्दों का निर्माण करते हैं। और जब शब्दों का संयोग होता है तो हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णों के प्रकार हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवः। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवः। अब स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं, अयोगवः में कौन से वर्ण हैं, इनकी कितनी संख्या है और ये किस प्रकार से विभक्त हैं, बटे हुए हैं, इनके क्या भेद हैं, ये सब हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। जो वर्ण बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं या बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं अ, आ, ई,
तो इनका उच्चारण करते समय हमें किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्रता पूर्वक अ का आ का उच्चारण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। ह्रस्व, अ, ई, उ, रू, लृ। उसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, ओ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। और उसके बाद होता है प्लुत, जिस पर ये 3 का निशान लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। अब ये ह्रस्व क्यों है? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का बड़ा, प्लुत का उससे ज्यादा बड़ा। तो इनको इस तरीके से क्यों बांटा गया? उसका कारण है बेटा, क्योंकि जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। अर्थात दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व से दुगना समय हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है और जब हम प्लुत का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व से 3 गुना ज्यादा समय हमें प्लुत का उच्चारण करने में लगता है। चलिए और साधारण भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमें 1 सेकंड का समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें 2 सेकंड्स का समय लगता है और प्लुत के उच्चारण में हमें 3 सेकंड्स का समय लगता है। अब आप कहेंगे कि प्लुत में तो कोई स्वर दिया ही नहीं हुआ। तो बेटा प्लुत का प्रयोग हम करते हैं संबोधन में, जब हम किसी को आवाज लगा रहे होते हैं, किसी को बुला रहे होते हैं, हे बालिके, ऐसे लंबी आवाज करके। जब आपने कभी किसी को आवाज दी होगी, आपने देखा होगा ना, हम एक लंबी आवाज लगाते हैं। या सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। कीजिए ओम का उच्चारण। ओम। समय लगा। तो ये प्लुत जो होता है ये किस लिए है? जब हम संबोधन में या जब हम लंबा उच्चारण करते हैं उसे हम प्लुत कहते हैं। तो स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कितने स्वर हैं, कितने वर्ण हैं बेटा हमारे पास? 1 2 3 4 5। और दीर्घ में कितने हैं? 8। तो कुल मिलाकर हमारे पास 13 स्वर हैं। ठीक है, कितने स्वर हैं हमारे पास? 13। तो संस्कृत वर्णमाला में हमने जाना कि 13 स्वर होते हैं। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं व्यंजन। अब व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें व्यंजन क्यों कहा जाता है? ये कौन से वर्ण ऐसे हैं जिन्हें व्यंजन कहा जाता है? चलिए जानते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है, वह व्यंजन कहलाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। का खा गा हम सबने प्राइमरी में, प्राथमिक कक्षा में सीखा है, हिंदी की कक्षा में अपनी। अब यदि मैं कहूं आपसे कि आप क या ख या ग का उच्चारण बिना स्वर के कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? करके देखिए एक बार। क, ख, ग, क्या हम अ के स्वर के बिना इसका उच्चारण कर पा रहे हैं? नहीं। और वो यही कह रहे हैं कि व्यंजन वह होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना स्वर के कर ही नहीं सकते। जब तक उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा होगा तब तक हम व्यंजन का उच्चारण
नहीं कर सकते हैं। हम बिना स्वर के व्यंजन को लिख सकते हैं, लेकिन हम बिना स्वर के उच्चारण नहीं कर सकते। तो अब ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनकी क्या विशेषता है देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ क्या होता है बेटा? छूना। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के द्वारा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुख में कहीं ना कहीं मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है। जब बेटा हम वर्णों का उच्चारण सीखेंगे उस समय मैं ये आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो जिन वर्णों का उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन कौन कौन से हैं? का वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के द्वारा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है और इनकी संख्या है 25। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि हर वर्ण के नीचे ये एक चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को बेटा हम हलंत कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये वो स्वर हैं, ये माफ कीजिएगा, ये वो वर्ण है जिनके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। समझे बेटा? जब हम वर्णों के नीचे इस प्रकार से, व्यंजनों के नीचे इस प्रकार से ये चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? हलंत। और इसका मतलब ये है कि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करेंगे तब हम इसे और विस्तार से जानेंगे। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ जो अंदर स्थित हैं, लेकिन जिह्वा जो है वो किसी मुख के किसी भी भाग का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं करती है। संस्कृत वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। आप उच्चारण करके देखिए। य बोलिए। आप देखेंगे कि जिह्वा मुख में कहीं स्पर्श नहीं कर रही है। और व, य और व, ये दो तो ऐसे हैं जिसमें जिह्वा का बिल्कुल भी कहीं स्पर्श नहीं हो रहा। और र और ला में बहुत हल्का, और यही इसकी पहचान है। इसीलिए इन्हें कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब है ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है या वायु की रगड़ के द्वारा जिनका उच्चारण होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी 4 है। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो
मुख से ऊष्मा निकलती है, एक गर्म हवा निकलती है जो वायु की रगड़ है, उसका हम स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये कौन से वर्ण हैं? श, श, स, ह। आप इनका उच्चारण कीजिए, आप स्वयं इस चीज का अनुभव करेंगे कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो वायु की रगड़ का हम अनुभव करते हैं, मुख से एक ऊष्मा निकलती है, वो हमें स्पष्ट रूप से महसूस होती है। तो इनकी संख्या भी 4 है। आगे बढ़ते हैं। अब है वर्ण का तीसरा प्रकार अयोगवाह। अयोगवाह जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये हैं अंग और अ। अब आप कहेंगे कि यहां तो स्वर तो है, तो हम इन्हें स्वर क्यों नहीं कहते? तो स्वर है ना भाई। तो अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रही हैं कि ये स्वर है ही नहीं, आपने तो यहाँ स्वर लिखा हुआ है। तो बेटा क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, वास्तव में ये क्या है? ये एक बिंदी जो अक्षर के ऊपर लगती है, वर्ण के ऊपर लगती है, और ये 2 बिंदु जो शब्द के अंत में लगते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है। इनका महत्व तभी है जब इनका प्रयोग वर्णों के साथ होता है। इसीलिए इन्हें ना तो स्वर कहा जाता और ना ही व्यंजन कहा जाता, क्योंकि इस बिंदु का प्रयोग और इस जो 2 बिंदु हैं, इनका प्रयोग या तो स्वर के साथ होता है या व्यंजन के साथ होता है। इस बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार और इन 2 बिंदुओं को कहते हैं हम विसर्ग। अब अनुस्वार से संबंधित अंक, मंद, जलम। अब आपने देखा होगा कि यहां पर ये जो बिंदी है इधर आ के ऊपर है, मां के ऊपर है, और यहां ला के ऊपर है। जब हमने एक शब्द एक वर्ण से पहले है अंक, का से पहले है, यहाँ पर द से पहले है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंत में है। जब शब्द के अंत में ये बिंदी होती है तब हम इसका उच्चारण म के रूप में करते हैं, मकार के रूप में करते हैं, जलम। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब ये अनुस्वार शब्द के बीच में है तब आप देखिए इसका उच्चारण नासिका के द्वारा हो रहा है अंक, अंक, मंद। लेकिन जब ये अनुस्वार शब्द के अंत में है तब इसका उच्चारण किस रूप में हो रहा है? मकार के रूप में, म के रूप में, जलम। अब देखते हैं विसर्ग। इस शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है अतः, प्रातः, पुनः। अब आप इसमें क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? फिर से बोलती हूं, अतः, प्रातः, पुनः। आपको ह का उच्चारण सुनाई दे रहा होगा। तो जब भी शब्द के अंत में विसर्ग लगते हैं तो इनका उच्चारण एक हल्के ह के रूप में, हकार, पूर्ण रूप से नहीं, एक हल्के हकार के रूप में इसका उच्चारण होता है। अतः, प्रातः, पुनः। पूरा हा हम नहीं बोल रहे हैं, एक हल्का सा हा का उच्चारण जो है, एक ध्वनि जो है वो सुनाई देती है विसर्ग में। तो ये हैं 2 अयोगवाह, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। तो इस प्रकार से जो हमने वर्णों के प्रकार देखे उसमें थे स्वर जिनकी संख्या थी 13, व्यंजन जिनकी संख्या थी 33, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो 33 व्यंजन सीखे हमने और अयोगवाह कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर बेटा वर्णों की संख्या कितनी हुई?
48। तो संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछेगा कि भाई संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप बड़ी सरलता से उत्तर दे सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वर्ण संयोजन व वर्ण विच्छेद। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्णों के संयोग से ही शब्द का निर्माण होता है। अब वर्ण संयोजन कैसे होता है देखिए। अब जैसे क, उसमें अ जोड़ा तब वो बना क। हमने क्या सीखा था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता और उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ होता है, तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे क जमा अ क, आ का स्वर जुड़ा तो क्या बना का, ई का स्वर जुड़ा तो की, ई का स्वर जुड़ा तो की, ऊ का स्वर जुड़ा कु, ऊ का स्वर जुड़ा कु और ए का स्वर जुड़ा के। यहां पर ए नहीं आएगा बेटा, के आएगा, ठीक है, के। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चिन्ह है इसे हम क्या बोलते हैं, हलंत। हमने सीखा था कि क को हम बिना स्वर के लिख सकते हैं, लेकिन हम का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण ये आपके सामने है कि हम जो व्यंजन है उन्हें लिख तो सकते हैं बिना स्वर के। हलंत, हलंत का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन यदि मैं चाहूं कि मैं बिना स्वर के का उच्चारण करूं तो वो मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, चलिए और आगे देखते हैं। अब यहां पर है राम शब्द। अब कोई हमसे कहे कि राम शब्द कैसे बना हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो सबसे पहले क्या है रा। जैसे क जमा आ का, तो ऐसे ही र जमा आ रा। क जमा अ क, ऐसे ही म जमा अ म। तो वर्ण विच्छेद किस प्रकार से हुआ, पहले हमने लिया रा, र जमा अ, उसके बाद हमने लिया म जमा अ। ठीक है, चलिए एक शब्द और देखते हैं, बालक। अब इसमें सबसे पहले क्या है बा, तो क्या आएगा ब जमा आ। फिर क्या है ल, तो ल जमा अ, क जमा अ। उच्चारण करते समय जो भी स्वर होगा वह स्वर हम लिखते जाएंगे। और जब भी हमें वर्ण विच्छेद करना हो बेटा, हमेशा एक एक को लीजिए। जैसे पहले बा, फिर ल, फिर क, पहले रा, फिर म। अब कभी कभी एग्जाम में, परीक्षा में क्या होता है कि हमें ये वर्ण विच्छेद करने आ जाता है और हमसे कहा जाता है कि वर्ण संयोजन करो, इसको जोड़ो। अब यहां पर हम देखेंगे दो शब्द, प जमा आ, ठ जमा आ, श जमा आ, ला जमा आ। अब जरा इसको जोड़ो, प जमा आ पा, ठ जमा आ ठ, श जमा आ शा और ला जमा आ ला। तो क्या शब्द बन गया, पाठशाला। जब हमें जोड़ना होगा बेटा, तब हमें किस तरीके से करना है, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। समझ गए, बस इसको ऐसे साथ साथ लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहले हमने व्यंजन देखा प, उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है आ, बन गया पा, लिख लिया हमने। फिर उसके बाद हम देखेंगे ठ जमा अ, ठ, उसके बाद श जमा आ शा और ल जमा आ
ला, पाठशाला। अब एक शब्द और देखते हैं, व जमा ई, छोटी ई है, वी, उसके बाद है ध, और ध के बाद कोई स्वर नहीं है, तो द को हमने जैसा था वैसे का वैसा ही लिख लिया। उसके बाद क्या है, य जमा आ, या, फिर ला जमा आ, ल, और य जमा अ, य, तो हमारा क्या शब्द बन गया ये सारे, विद्यालय। क्या शब्द बना, विद्यालय। चलिए अब अ जमा ना जमा अ बराबर, अब हमने पहले देखा क्या लिखा हुआ है, अ। अब स्वर के साथ तो स्वर जुड़ता नहीं है, तो अ है, अ को हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद है न, ना के बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, जिसे हम साधारण शब्द में क्या बोलते हैं, आधा ना, आधा का, आधा ता, आधा पा। इसका मतलब ये होता है कि इनके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। हलंत का मतलब क्या होता है कि इनके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। और ऐसे व्यंजनों को लिखने का एक तरीका क्या है कि हम आधा करके लिखते हैं, आधा का है, आधा पा है ना हम, और फिर है ना जमा आ ना, तो हमारा क्या शब्द बना, अन्न। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब है संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे कि वर्णों के प्रकार में तो वहां तो आपने लिखा ही नहीं था कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब आप जरा इनके उच्चारण की तरफ ध्यान दो, ये क्या क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब संयुक्त व्यंजन जो कई व्यंजनों को, दो व्यंजनों को मिलकर बने हुए, इसलिए वर्णों के प्रकार में इनकी गिनती नहीं होती। अब वो कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र और ज्य। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये क्या बोला, क्ष, त्र और ज्य। हम तो इसे ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ से ज्ञानी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी, है ना, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं क्या उच्चारण कर रही हूं, ज्य। अब आप सोचोगे कि इनमें कौन से व्यंजन जुड़े हुए हैं, दो। देखकर तो नहीं लग रहा कि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, दो व्यंजन और स्वर से मिलकर बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बने हुए हैं। क्ष, इसमें मिला हुआ है क जमा श जमा अ। इन तीन से मिलकर, इन तीन वर्णों से मिलकर ये एक संयुक्त व्यंजन बना है। तीन वर्ण मिले हुए हैं इसमें, उनसे मिलकर ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्ष। क्ष करके बोलते हैं ना, क का उच्चारण हल्का सा आता है और श पूरा, है ना। उसके बाद है त्र, त आधा थोड़ा सा उच्चारण है और र का पूरा उच्चारण है, त्र। अब इसमें कौन कौन से हैं, त, मैंने कहा जैसे जो उच्चारण है वही, यदि हम ध्यान से देखेंगे त्र, तो त जो है वो पूरा नहीं है, आधा है, और र पूरा है, तो र जमा आ। तो त्र भी कितने वर्णों से मिलकर बना है, तीन वर्णों से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद देखते हैं ज्य, जिसे हम ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर लोग इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ज्ञ के रूप में, ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानी, इसी प्रकार हम उच्चारण करते हैं। लेकिन मैं क्या उच्चारण कर रही थी, ज्य। अब मैंने ज्य क्यों बोला, देखते हैं। क्योंकि ये तीन वर्ण जिनसे मिलकर बना है वो है ज, ञ और अ, ज्य। समझ गए। अब यहाँ पर कहीं पर भी ग है, लेकिन फिर भी हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, ज्ञा। ये ज्ञा नहीं है, ज्या है। ठीक है। जब हम एग्जाम में, परीक्षा में हमें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करने के लिए आता है, तब ये वाले अक्षर जो हैं, ये जो संयुक्त व्यंजन है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर हमसे बहुत बार बहुत ज्यादा गलती हो जाती है ना। तो अब ध्यान देंगे कि क्ष किससे मिलकर बना हुआ है,
क, श और अ। ता किससे मिलकर बना? त्र, त, र और अ। और ज किससे मिलकर बना है? ज, य और अ। चलिए देखते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय यदि हमें लिखने के लिए आ गया कि वर्ण विच्छेद कीजिए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे श। तो श किससे मिलकर बना है? क, श, अ। उसके बाद त्र, त, र और छोटी ई की मात्रा है ई, फिर य जमा अ। त्रा से त्रिकोण, त, र, ई। यहाँ पे क्योंकि अ है तो त्र, यहाँ पे त्रि है, ई की मात्रा है तो त, र, ई, को, क, ओ और ण, अ। तो क्या शब्द बना? त्रिकोण। उसके बाद ज्ञानी, ज जमा य जमा आ और फिर न जमा बड़ी ई, ज्ञानी। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी संस्कृत वर्णमाला, जिसमें हमने देखा कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, क्या संयुक्त व्यंजन है, क्या योगवाह है, किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है और किस प्रकार से शब्दों में इनका प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से वर्ण विन्यास और वर्णों का संयोजन हो रहा है, ये हमने अपनी इस कक्षा में देखा। सभी बच्चे, विशेष रूप से छठी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक विशेष बात आपको और बताऊं कि जब हम संधि करेंगे तो ये जो वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद है, ये विशेष रूप से हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इसीलिए सभी बच्चे इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।